हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेशल एक टॉपिक लेकर आ गया हूं और ये है अनसंग हीरोज ऑफ बिहार। यानी बिहार की पृष्ठभूमि से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे व्यक्ति जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे आज़ादी के स्ट्रगल में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वाधीनता के संग्राम में। लेकिन इतिहास के पन्नों में शायद वो कहीं खो गए, या फिर उन्हें जिस तरीके से कोट किया जाना चाहिए था उन्हें कोट नहीं किया गया। बिहार जो है हमेशा से सैक्रिफाइस का लैंड रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिनका नाम देश विदेश में बहुत ही फेमस हुआ। इवन महात्मा गांधी जी की जो इंडियन पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है वो इसी लैंड से है, बिहार के ही चंपारण के क्षेत्र से है। महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड और महात्मा गांधी से पहले भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत गजब का काम किया है इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में। लेकिन वही बात है कि उन्हें जिस तरीके का तवज्जो मिलना चाहिए था, जो वैल्यू मिलना चाहिए था, जो सोसाइटल रिगार्ड उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके आने वाले जनरेशन्स को मिलना चाहिए था, वो उन्हें शायद नहीं मिला। और ये एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसमें कहा गया है, अनटिल द लायन लर्न्स टू राइट एवरी स्टोरी विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर। इसका मतलब बहुत साफ है और इसको आप बिहार या इंडिया के उन ऑप्रेस्ड लोगों के बारे में भी सोच समझ सकते हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया। और सारे के सारे हिस्टोरियंस जो थे ब्रिटिशर्स थे, तो क्या वो कभी यहाँ के लोगों को ग्लोरीफाई करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी ही बातें कही और जो बड़े बड़े स्ट्रगल्स हुए, जो आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई, उनको उन्होंने छोटे मोटे विद्रोह कह के लिख दिया। जैसे 1857 को उनके हिसाब से वो सिपोए मुटनी था। तो वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है और ये जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से वहाँ पर फिट बैठता है। लेकिन फिर भी जो बलिदान है किसी का, जिसका त्याग है, कोई अगर शहीद होता है अपनी मिट्टी के लिए तो बलिदान जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, बलिदान त्याग तो त्याग होता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने भारत माता के लिए हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, तो उसमें बहुत जल्दी से हमारे दिमाग में जो नाम आएंगे उसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जो बिहार की पृष्ठभूमि से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम आना चाहिए था, शायद नहीं आएगा। लाइक इधर कुछ वर्षों से हम मोहम्मद पीर अली साहब को जानने लगे हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी सकारात्मक पहलू रहा है। लेकिन अभी भी जितने लोगों को जानना चाहिए पीर अली साहब के बारे में, पीर अली खान के बारे में, वो नहीं जानते हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा 1857 के रिवोल्ट में। और जब मैं 1857 की क्रांति को कवर कर रहा था तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को मार्क किया था। अभी के लिए बिहार की राजधानी पटना और जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के सामने एक पार्क है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया, शहीद पीर अली खान पार्क। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने, और ये वही जगह है जहाँ पर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो इससे ये समझ आता है कि चलिए ये अच्छी बात है, इस तरीके के जेस्चर्स जो हैं गवर्नमेंट के तरफ से होने चाहिए और लोगों के बीच में हमारे जो ये हीरोज रहे हैं इनकी मेंशन जो है लगातार आनी चाहिए। हर चौक चौराहे का जो नाम है, पॉलिटिशियंस की जगह इन ग्रेट जो कह लें कि अनसंग हीरोज हैं, इनके नाम पर हो सकते हैं। लेकिन शहीद पीर अली खान साहब जो हैं वो अकेले शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका ये पूरा नाम का सूची है जो आप देख सकते हैं। घसीटा खलीफा या फिर गुलाम अब्बास, नंदूलाल जिनका सिपाही भी नाम था, जुम्मन, मड़ुआ, काजिल खान, रामजिल, पीर बख्श, पीर अली, वाहिद अली, गुलाम अली, मोहम्मद अकबर, असरार अली खान और न जाने कितने नाम होंगे। मुझे तो बहुत खोजने ढूंढने पर यही नाम मिल पाए। लेकिन ये नाम अपने आप में कंप्लीट और पर्याप्त नहीं है, ये भी बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं।
और इतना ही नहीं, अगर मैं इस तरीके की सीरीज बनाने लगूं तो बहुत सारे सीरीज बनाने पड़ जाएंगे सारे इस तरीके के हमारे हीरोज को कवर करने के लिए। और हमारे तरफ से ये एक एस्पेक्ट रहेगा कि समय समय पर हम आपको इन महान व्यक्तियों के बारे में रूबरू कराते रहें, अवगत कराते रहें। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अपना ध्यान ले चलते हैं उन 13 लोगों के बारे में जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई थी जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था। और उनके नाम जो हैं यहाँ पर कोटेड हैं, जैसे कि हबीबुल्ला, फियाज अली, मिर्जा आगा मुगल, रजाब अली, असगर अली बेग, दिन मोहम्मद, शिवदयाल, बांजू, जगधार सिंह, सादत अली, बंधु, मुन्नू, बिहारी और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। और यहाँ पर हम वन बाय वन जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और जिनको डिस्कस कर सकते हैं उनको हम करेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं मालती देवी चौधरी जी के बारे में। बिहार की पृष्ठभूमि से इनका कनेक्शन रहा है और मालती देवी चौधरी जो हैं वो इंडियन सिविल राइट्स और फ्रीडम एक्टिविस्ट रही हैं। इनके ऊपर महात्मा गांधी जी का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और साथ ही साथ रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर साहब का इन्फ्लुएंस रहा है। इनकी जो इनिशियल शिक्षा है वो तो इन्होंने अपने होम टाउन में प्राप्त करी, लेकिन इसके बाद ये शांति निकेतन जाती हैं और वहाँ पर टैगोर साहब के आइडियाज से ये बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हैं। यानी कि जो टैगोर साहब हैं, यानी कि यहाँ पर जो लाइन में है इट वाज द फॉर्मर, यानी ये टैगोर साहब की बात हो रही है। फ्रॉम हु शी लर्नड एंड एक्वायर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर विच हैड बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हर लाइफ। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं उनके बहुत सारे इंस्टेंस हैं जब शी प्लंज्ड हरसेल्फ इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड होके वो फ्रीडम स्ट्रगल में प्लंज करती हैं अपने को, वो अपने को शामिल करती हैं। और इनके द्वारा एक फार्मर्स मूवमेंट जो है, किसान आंदोलन जिसको कहेंगे, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका उन्होंने नाम रखा था कृषक आंदोलन। कृषक लग रहा है बोलने में कि ये कृषक होना चाहिए, इसी तरीके का मिलता जुलता वर्ड है कृषक, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा जब हम देख रहे थे कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, जो नेशनल मूवमेंट्स थे, स्ट्रगल्स थे, जब उसमें मास मोबिलाइजेशन हो रहा था तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा इन किसान और मजदूर आंदोलनों का। तो मास लेवल पर जो लोगों को चैनलाइज करने का काम इनके द्वारा किया गया वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, लेकिन इनको उस तरीके का मैसेज या पोजीशन नहीं मिला। इवन जब आप बिहार बीपीएससी मेंस में आंसर लिखते हैं तो वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल और रोल ऑफ किसान आंदोलन, उसमें मालती देवी चौधरी जी का जिक्र शायद ही आता है। तो अगली बार जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो यहाँ मालती देवी चौधरी जी का जिक्र जरूर करेंगे। और ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो जमींदारों के खिलाफ था, मनी लेंडर्स के खिलाफ था, जो कहीं ना कहीं पुअर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और बाद में ये जो मूवमेंट है साथ में जुड़ जाता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। और जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो मालती देवी चौधरी जी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनती हैं और यहाँ पर ये प्रेसिडेंट भी रहती हैं उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। तो उत्कल यानी आज का जो ओडिशा का क्षेत्र है, जो पहले बीच में उड़ीसा कहा जाता था, और आप समझते हैं कि 1936 तक तो ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो उत्कल प्रदेश का जो कांग्रेस कमेटी है उसकी ये प्रेसिडेंट रही, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर रही हैं। और इनका जो बेस्ट फोकस रहा कि वो जोर दिया जाए, इम्फेसिस किया जाए द रोल ऑफ एजुकेशन, स्पेशली एडल्ट एजुकेशन इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। यानी जब हम गाँव को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, और जो महात्मा गांधी जी का आइडिया था जिसको आर्टिकल 40 में भी जगह मिला हुआ है कि पंचायती व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया जाए, गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी दी जाए, उसकी ये एडवोकेट रही हैं। और यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। आगे चल के वो भूदान मूवमेंट जो है आचार्य विनोबा भावे जी का, उसको ज्वाइन कर लेती हैं, जहाँ पर विनोबा भावे साहब बहुत बड़े बड़े जमींदारों से आग्रह कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है तो आप दान करिए, इससे लोगों का कल्याण होगा। और वहाँ पर बहुत लोगों ने भूदान किया भी।
और इसमें एक सक्रिय योगदान रहा जब हम समझते हैं मालती देवी जी का भी। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। और वही बात है, आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल इतनी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में हमें क्यों इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है डायरेक्टली। अब जिस पर्सनालिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं ये हैं मगफूर अहमद अजाजी साहब। तो अजाजी साहब का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, यानी नॉर्थ बिहार, और नॉर्थ बिहार का जो तिरहुत डिवीजन है और इसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट लीची वगैरह का क्षेत्र है। वैसे तो आप मुजफ्फरपुर को और कई वजहों से जानते हैं, लेकिन एक नई वजह जान लीजिए, अजाजी साहब ये एक कह लें कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया और महात्मा गांधी जी को फॉलो करने लगे। यानी अपनी शिक्षा, पर्सनल लाइफ का जो डेवलपमेंट है, ये एक बढ़िया नौकरी पा सकते थे शिक्षा को ग्रहण करके, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के राष्ट्रहित में, देश की सेवा में वो गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का 1921 वाला, वहीं पर इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है नेशनल मूवमेंट्स में। आगे चल के जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशंस होते हैं उसमें भी ये शामिल होते हैं। 1921 का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सत्र था वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और इन्होंने पूर्ण स्वराज के आइडिया को सपोर्ट किया था कि हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अब ये जो पूर्ण स्वराज का इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा पूर्ण स्वराज के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली जहां पर हमें आज़ादी चाहिए उस बात के लिए ये बहुत ज़्यादा मुखर थे। और यहाँ पर ये जो पूर्ण स्वराज का डिमांड वहां रखा गया था वो रखा गया था हसरत मोहानी साहब के द्वारा, जिसको सपोर्ट मिलता है मगफूर अहमद अजाजी साहब का। ठीक है, ये आप जान गए। हालांकि ये जो पूर्ण स्वराज का मोशन है गांधी जी के द्वारा अपोज किया गया, गांधी जी के आइडियाज में ये फिट नहीं बैठ रहा था और अल्टीमेटली वो मोशन फेल हो जाता है। तो अजाजी साहब गांधी जी से मिलते हैं साबरमती आश्रम में, गुजरात, वहां के साबरमती आश्रम। क्या आप बता सकते हैं कि साबरमती जो आश्रम है किस नदी के किनारे है? ये मैं आपसे जवाब चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सेंट्रल खिलाफत कमेटी को, जो कि आगे चल के हम देखते हैं कि ये चार्ज ले लेते हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी। देखिए ये कोलकाता नहीं लिखा हुआ है, उस समय के हिसाब से कलकत्ता। ठीक है, इनको कई बार अरेस्ट किया गया और इन्हें फिर से अरेस्ट किया गया था जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इन अ प्रोटेस्ट लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाद में ये रिलीज हो जाते हैं। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर था, 1942 का दौर था, जब इंडिया में कई जगहों पर वायलेंट मूवमेंट्स हो चुके थे, कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रहे थे, तो एक सर्च ऑपरेशन जो है ये इनके घर से चल रहा था, जो कि ये काम सीक्रेटली चला रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने अपोज किया था टू नेशन थ्योरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग जो है यहाँ पर सोचते हैं और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति का क्या रोल रहा 1942, 1947 से पहले और बाद में। जब टू नेशन की थ्योरी आती है तो अलग अलग तरीके के विचारों में लोगों के बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना प्रोपगेट करते हैं और यहाँ पर इनिशिएट जो किया गया था मेनली टू नेशन थ्योरी जिन्ना जी के द्वारा। वैसे तो कहते हैं कि जिन्ना शुरू में इसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे, आगे चल के सपोर्ट करने लगे। खैर जो भी बातें थी, तो अजाजी साहब के द्वारा इसका जम के बगावत किया गया। और यहाँ पर यह भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन्होंने पहले जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पोस्ट को होल्ड किया था ऑल इंडिया जामहूर मुस्लिम लीग का। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये ऑल इंडिया जामहूर मुस्लिम लीग है क्या। तो ये ऑल इंडिया जामहूर मुस्लिम लीग जो है ये एक तरीके का एस्टेब्लिशमेंट है, एक लीग है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था ताकि काउंटर किया जा सके, यानी विरोध किया जा सके मुस्लिम लीग का, जिनके द्वारा सेपरेट नेशन की एक बात रख दी गई थी और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा था।
कम्युनिटीज के द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बहुत ज्यादा। लेकिन इस तरीके से कहना कि सारे मुस्लिम ही पाकिस्तान चाह रहे थे, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो हैं वो इंडिया में रहना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा आबादी रही भी है। और यहाँ पर खुद देखिए कि ये एक लीग बनता है, ऑल इंडिया जामहूर मुस्लिम लीग, और यहाँ पर जो अजाजी साहब हैं वो इसके पहले सेक्रेटरी बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो मुस्लिम लीग का बगावत कर रही है। तो इन बातों को जनरली आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, और ये सारी बातें बहुत क्रूशियल हैं। और अगर इस तरीके से इन चीज़ों को आप कोट करते हैं अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं में, तो आपका जो आंसर है बाकियों के आंसर से थोड़ा डिस्टिंक्ट होगा। तो एक तो ये पहलू कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को, अनसंग हीरोज को जानें, और साथ ही में अगर आंसर लिखें तो उसमें इनका जिक्र करें और हमारा आंसर बाकियों के आंसर से अलग हो जाए और हम बेहतर स्कोर कर पाएं। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, है ना। अब चलते हैं और हम यहाँ पर बसावन सिंह के बारे में समझते हैं। देखिए, ये डाक टिकट जो है बसावन सिंह के लिए जारी किया गया था उस समय, 3 रुपए का डाक टिकट जो है। बसावन सिंह, कई जगह पर इनका नाम बसावन सिन्हा भी मिलता है, और इनको बसावन सिंह और सिन्हा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और इनका जन्म जो है 23 मार्च 1909 को जमालपुर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वैशाली के नजदीक है। अब जमालपुर जो है बिहार में वो बहुत फेमस है, मुंगेर वाला जमालपुर, रेल फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। लेकिन उस जमालपुर से नहीं कंफ्यूज होना है, ये उत्तर बिहार के वैशाली के जमालपुर से आते हैं, उनका वहां जन्म हुआ था। और ये एक एक्टिविस्ट थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, और कैंपेनर थे फॉर द राइट्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज इंडस्ट्रियल लेबर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो जब आप अगली बार कोई आंसर लिखें जहां पर आप मास मोबिलाइजेशन की बात करें, यहां पर रोल ऑफ किसान एंड किसान आंदोलन, रोल ऑफ सहजानंद सरस्वती, इन चीजों को जब लिख रहे हो तो थोड़ा सा अपने आंसर में बसावन सिंह को भी जगह दे दिया करिएगा। और इन्होंने करीब 18 साल, जो अपने जिंदगी के क्रूशियल टाइम होते हैं, 18 वर्ष इन्होंने जेल में बिताया है। और यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम था, जिसके लिए इनको सजा मिलती है। और ये को एक्यूज थे भुसावल, काकोरी, तिरहुत और देलुआहा कॉन्स्पिरेसी केसेज में। अब इन कॉन्स्पिरेसी केसेज को हम यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कॉन्स्पिरेसी केसेज पर भी आगे चल के आपके लिए वीडियो जाएं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज ला सकें। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो ये पहले व्यक्ति थे बिहार में जिनको अरेस्ट किया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत। और कब अरेस्ट हुए थे? तो 26 जनवरी 1940 को। आगे चल के ये जो दिन है हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, पहले भी खास था। क्यों पहले खास था? क्योंकि पहला जो इंडिपेंडेंस डे है हम 26 जनवरी को ही मनाए थे। साल आप बता सकते हैं क्या? मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1930, 1929, 1931 या 1932। किस वर्ष फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया था, किस नदी के तट पर झंडा तोलन करके? कमेंट सेक्शन में बताइए। टू वे कन्वर्सेशन होते रहता है तो ज्यादा मजा आता है। और आगे चल के इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, अपने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को यादगार बनाने के लिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया था 1950 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बिहार से ये पहले व्यक्ति हैं जिनको डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश है उसके तहत जारी, जो ऑर्डिनेंस था उसके तहत अरेस्ट किए जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत तरीके के प्रिवेंटिव डिटेंशन हैं। ओके, और इनको हुसैनाबाद पलामू से अरेस्ट किया गया था। बाद में और 18 महीने की सजा काटने के बाद ये जेल से छूटते हैं। तो दौर आप समझ रहे हैं कि 1940 का वक्त है, 18 महीने यानी करीब 1.5 साल ये जेल में रह जाते हैं। और जब जेल से बाहर आते हैं तो उस समय 1942 वाला टाइम आ चला है, भारत छोड़ो इसके नारे गूंजने का वक्त आ गया है। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भला बसावन सिंह कैसे शांत बैठ सकते थे? ये वही दौर था कि जयप्रकाश नारायण जी का जो देवली लेटर था वो एड्रेस किया जाता है बसावन सिंह को। जयप्रकाश नारायण जो हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण एड्रेस करते हैं बसावन सिंह को। और वो अंडरग्राउंड होते हैं जब 1941 में, और उनके कमांड पर
बसावन सिंह जाते हैं अफगानिस्तान ताकि वो फायर आर्म्स और एमुनेशंस जो हैं यानी बंदूक, बारूद, गोली, ये सब कुछ ला सकें। इतना इस तरीके का जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया और ये जो लेफ्ट विंग की जो पार्टियां थीं जो जानती थीं और उनका मानना था कि वायलेंस के बदौलत हम आज़ादी करा लेंगे। महात्मा गांधी जी का अपना पहलू था, सब कुछ चल रहा था। और इस बीच जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें जो आज़ाद दस्ता था जयप्रकाश नारायण जी का, वो एक एस्पेक्ट है। और यहाँ पर रोल ऑफ बसावन सिंह। तो अगली बार जब भी 1942 वगैरह का जिक्र करें और जब आजाद दस्ता और जयप्रकाश नारायण जी के रोल पर सवाल पूछती है बीपीएससी मेंस, तो उसमें थोड़ा सा जगह बसावन सिंह के लिए रिजर्व रख लीजिएगा। ओके। और इन्होंने बॉम्बे एआईसीसी को अटेंड किया और जो सेशन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और यहाँ पर जो मूवमेंट्स कंडक्ट किए गए अंडरग्राउंड मूवमेंट्स, उनमें इनका एक सक्रिय योगदान रहा है। और इनको फिर देखा क्या जाता है कि दिल्ली में अरेस्ट किया जाता है, फिर छूटते हैं और ये इस तरीके से नेशनलिस्ट और ट्रेड यूनियन वर्क्स में लगे रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा 23 मार्च 2000 सन को इनके नाम का यादगार स्टैंप, जिसको कॉमेमोरेटिव कॉइन कहते हैं, ये वाला जो स्टैंप है, यहाँ सन देख पाएंगे 2000 लिखा हुआ है, ये जारी किया गया था इनके नाम पर। और जो अगर लिगेसी की बात करें तो लिगेसी में एक इंडोर स्टेडियम है, बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम, जो कि हाजीपुर में है, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में लोकेटेड है। अब मेरा आपसे ज्योग्राफी से ये सवाल है कि ये गंगा नदी है, यहाँ पर हाजीपुर है, तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट है वैशाली का वो गंगा नदी को टच करता है या नहीं करता है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बसावन सिंह को भी समझ लिया। अब हम जरा यहाँ पर पीर अली खान साहब को समझ लेते हैं। तो पीर अली खान ये एक बड़े ही कंपोज्ड फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इनका जो काम है मेनली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में रहा है। और इनका जो प्लेस है बर्थ का या कहाँ से इत्तेफाक रखते थे, ये बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लखनऊ के रहने वाले थे। वैसे आम बोलचाल और आम जो भी थॉट्स डेवलप हुए उससे पता चलता है कि इनका जन्म कहीं ना कहीं 1812 में हुआ होगा। और एक अंग्रेज की रिपोर्ट है विलियम टेलर की। ये जो विलियम टेलर व्यक्ति है ये ऑफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसके पास चार्ज था कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन 1855 से 57 के बीच में। और वो एक जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें उसने बताया था ऐसा कि पीर अली वॉज अ नेटिव ऑफ लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ये नेटिव रहे थे, ऐसा टेलर का मानना था। बट had resided for many years at Patna. He was by trade a bookseller. कुछ लोग कहते हैं किताब पढ़ने का भी काम करते थे। And I यानी कि टेलर जो है strongly suspect that he may have originally established himself here for the express purpose of carrying on the intrigues which issue in this abortive outbreak. यानी ये बात 1857 को एड्रेस कर रहा है ये दिस लिख के, और उसका कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ये जो व्यक्ति हैं यानी पीर अली साहब हैं, इनका एक सक्रिय रोल रहा है। ये बुक सेलर थे जिनका एक लीडिंग रोल रहा 1857 की ग्रेट रिवोल्ट में। पटना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, अल्टीमेटली पटना की बात तो होगी ही, क्योंकि पटना जो है इस प्रांत का जो राजधानी है वो रहा है, भले ही स्टेटहुड हमारी थी बिहार या नहीं थी। और ये सब कुछ हो रहा था जुलाई 1857 में। आगे चल के इनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर ये हार जाते हैं अंग्रेजों के हथियारों के सामने। लेकिन जो इनका इफर्ट था, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया था, गैदर किया था, उसके फलस्वरूप इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दी 1857 में अदर रिबल्स के साथ में। तो लिगेसी के नाम पर जो पटना एयरपोर्ट के बगल से गुजरने वाला रोड है इनके नाम पर है, और इनके नाम पर एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है। ठीक है, बिहार सरकार के ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैं जरूर कहूंगा। आगे हम बात करेंगे तारकेश्वरी प्रसाद सिन्हा जी की। तो इनका जो पब्लिक लाइफ है ये 1942 में स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट में,
और जब ये नेशनल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होना शुरू होती हैं उसके कुछ दिन बाद ही देश आज़ाद हो जाता है, 5 वर्षों बाद ही। लेकिन समझिएगा कि इनकी एज मात्र 16 साल थी। पटना वुमेन्स कॉलेज की ये स्टूडेंट लीडर थी जब इन्होंने एक सक्रिय योगदान दिखाया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो इनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थे। इनके फादर डॉक्टर थे और इन्होंने मतलब इनके फादर ने इस तरीके से शिक्षा जो है इनकलकेट की इनमें और इनको हमेशा से प्रोत्साहित किया ताकि इनको बहुत अच्छे से समझ आने लगा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या है, गुलामी क्यों नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पर ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन था। और जो ट्रायल्स थे इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स के रेड फोर्ट पर जो हुए थे 1945 में, तो उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से सीखा। उन्होंने इन घटनाओं को अपने से अटैच कर लिया। ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं उन्हें और उनका इंक्लाइनेशन जो है पॉलिटिक्स की तरफ फिर आगे बढ़ जाता है। आगे चल के ये प्रेसिडेंट चुनी जाती हैं बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की। और सिन्हा जी यानी कि तारकेश्वरी प्रसाद सिन्हा जी जो हैं उन कुछ बिरले लोगों में से थी जब हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं पार्टीशन के समय बिहार में, और नालंदा का जो क्षेत्र है वो भी इस आग में जल रहा था, जिस आग को बुझाने के लिए महात्मा गांधी जी आए थे। तो महात्मा गांधी जी को रिसीव करने में इनका एक रोल था और इससे उनके आइडियाज़ का, विचारों का पता चलता है। और इनकी पॉपुलैरिटी कितनी रही होगी आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 1972 का ये न्यूयॉर्क टाइम्स का पेज है, आई थिंक 1971 का पेज है, जहां पर कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके बारे में छपा है तारकेश्वरी सिन्हा के बारे में। और आगे चल के ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती हैं। इनका पॉलिटिकल करियर रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में और इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था 1952 के इलेक्शंस में। तो आप वैसे समझिए कि इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन रहा उस समय में इनका। ठीक है, अब हम यहां पर एक और महान व्यक्तित्व का चर्चा करते हैं, ध्रुव कुंदू साहब। उम्र बस 13 साल जब इन्हें फांसी हुई थी और इनके त्याग को, बलिदान को शायद हम कहीं भूल चुके हैं। ध्रुव कुंदू जो है ये एक अनसंग हीरो हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के। 1942 की बात है जब महात्मा गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के जो स्लोगन है डू और डाई, उस समय ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और बात 11 अगस्त 1942 की है जो ये रेवोल्यूशनरी है, सेट फायर टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड बर्न्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। 13 साल का ये युवक पूरे के पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस को जला देता है और वहां पर सारे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। और उस समय जो इनके साथ जो फ्रीडम फाइटर्स की पूरी टुकड़ी होती है वो एक तरीके से डिमोलिश कर देते हैं ऑफिस को। कहाँ के ऑफिस को? तो बिहार के कटिहार के रजिस्ट्रार यानी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को। जो नेशनल फ्लैग होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको उखाड़ फेंकते हैं और ये सारे जो झंडे होते हैं मुंशी के कोट पर जो लगे होते हैं ब्रिटिशर्स के, और वहाँ पर भारतीय तिरंगा जो है वो लहराते हैं। जो इनका कॉरेज है वो हिला के रख देता है ब्रिटिश हुकूमत को और इनके ऊपर ओपन फायरिंग होती है। सोचिए कितने क्रूएल लोग थे, 13 साल के बच्चे के ऊपर ओपन फायरिंग की जाती है और ये बैडली उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। इनको बाद में पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इलाज के लिए, लेकिन 15 अगस्त 1942 को ये शहीद हो जाते हैं। आगे चल के देखिए ये 15 अगस्त कितना इंपॉर्टेंट डेट भी है हमारे हिस्ट्री में। तो ध्रुव कुंदू जो है ये वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी फॉर हिज मदरलैंड। और शायद ही इतने कम उम्र का कोई बॉय या गर्ल उस फ्रीडम स्ट्रगल के समय में इस तरीके का जो सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है। जितना बड़ा इनका रोल है ध्रुव कुंदू जी का वो आप समझ सकते हैं। और जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर जो मनाए जाने की बात हो रही है, जहां पर अनसंग हीरोज को याद करने का भी काम किया जाएगा, वहां पर इनके लिए खास जगह है बिहार के कटिहार में। तो फिर हम मिलेंगे और आगे बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज को हम यहां पर याद करने का काम करेंगे और इस तरीके से याद करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नॉलेज आपके काम आए।
तो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, यहां पर मैं कुछ लाइन साझा करता हूं बहादुर शाह जफर के आपके साथ। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए। न दबाया जेरे जमी उन्हें, न दिया किसी ने कफन उन्हें, न हुआ नसीब वतन उन्हें, ना कहीं निशाने मजार है। तो ये लाइन बहुत सटीक बैठते हैं हमारे इन अनसंग हीरोज के ऊपर। लेकिन अगर आप और मैं इस तरीके से प्रयास करें कि जहां भी मौका लगे इन्हें याद किया जाए, इनका मेंशन लाया जाए, तो फिर हमें इन्हें अनसंग करके याद नहीं करना पड़ेगा और फिर इस तरीके के वीडियोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक इन नंबर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग